Hello everyone, this is Saurabh. Once again, I am here with interesting videos of chemistry. Last time we have discussed chemistry in everyday life, या फिर आपको जिसको बोलते हो chemistry in daily life जिसको बोलते हो. तो लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस किया था ड्रग्स मेडिसिन के बारे में, कौन से एनाल्जेसिक कौन से होते हैं, कुछ ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था. आज फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे. तो ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सेकंड पार्ट है. इसको आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आज जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एंटीबायोटिक. देखो, जब भी आप कभी कोई वर्ड केमिस्ट्री में सुनते हो या पढ़ते हो तो उसमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि केमिस्ट्री में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वर्ड कंटेन देयर मीनिंग इन देमसेल्व्स. जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी हो गया अपोजिट, बायो हो गया लाइफ. मीन्स ऐसे सबस्टांसेस जो किसी लिविंग सेल की ग्रोथ को बंद कर दें, किसी लिविंग सबस्टांसेस की ग्रोथ को कम कर दें, अपोज कर दें, उसको बोलेंगे एंटीबायोटिक. अब कहने का मतलब ये हो गया लिविंग सेल की ग्रोथ. इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ को बंद कर दें. मीन्स ऐसे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए जो लिविंग सेल होते हैं बट ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं, ह्यूमंस को बैड इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इफेक्ट पड़ेगा, बैड इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पर. तो उस सर्कमस्टांसिस में जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं या मेडिसिन यूज़ की जाती है दैट आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो ये वो सबस्टांसिस होते हैं प्रोड्यूस्ड होली और पार्शली बाय केमिकल सिंथेसिस. होली और पार्शली का मतलब हो गया पूरे के पूरे केमिकल प्रोसेस से भी बन सकते हैं, हो सकता है उसका पार्शियल प्रोसेस जो है वो केमिकल हो, बाकी वो नेचुरली अकरिंग हो. तो कहता है द सबस्टांसेस होली और पार्शली प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल सिंथेसिस विच इन लो कंसंट्रेशन. कहता है इनको क्या करना पड़ता है, कम कंसंट्रेशन में. कम कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कम अमाउंट में लेना पड़ता है. टू इनहिबिट होता है स्टॉप करना, द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना, और डिस्ट्रॉय देम बाय इंटरवेनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस, या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देना जब वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो गए. मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया टोटल केमिकल रिएक्शन जितनी उस प्रोसेस में हो रही हूँ. मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और कैटाबॉलिज्म वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटा मॉलिक्यूल में टूट जाए, तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. तो इन दोनों का जो सम होता है, मतलब जो ओवरऑल रिएक्शंस होती हैं, उनको बोलेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. तो एंटीबायोटिक्स वो सबस्टांसेस हो गए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, और या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस. तो कहता है एंटीबायोटिक आर प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ एंड thus antibiotic therapy has been linked to setting one thief against another. तो कहता है जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक क्या है, ये भी लिविंग सेल्स है, ये भी क्या है, माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रोड्यूस होते हैं. देखो आप एल्गी की बात करते हो, एल्गी से कितने सारे वो आपने अगर बायोलॉजी में पढ़ा होगा, एल्गी जो होती है उससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं. इवन आपको मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, इसी में पढ़ाऊंगा जब पेनिसिलिन के बारे में पढ़ेंगे हम. तो ये जो एंटीबायोटिक होती हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. प्रोड्यूस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं और इफेक्ट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करती हैं. तो कहने का मतलब हो गया, इन अदर सेंस हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक चोर को दूसरे चोर को पकड़ने के लिए यूज करना. मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए यूज करना, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक खुद भी माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रोड्यूस होते हैं और यूज भी कहाँ किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ को रोकने के लिए. तो एंटीबायोटिक हो गया वो सबस्टांसिस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक दें, उनको बोलेंगे एंटीबायोटिक. नेक्स्ट वन, एंटीबायोटिक दो टाइप की होती है. वन इज बैक्टीरिसाइडल एंड सेकेंड वन इज बैक्टीरियोस्टैटिक. देखो जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं, अब ये जो है ये दो तरह के होंगे.
एंड बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिया तो आप जानते हैं, साइडल हो गया किल कर देना, मार देना किसी को, तो वो एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं, वो एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं, दैट आर कॉल्ड बैक्टीरिसाइडल, दैट आर कॉल्ड बैक्टीरिसाइडल। और बैक्टीरियोस्टैटिक कौन से हो गए, जो किल ना करें बल्कि उनकी जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर दें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जड़ से खत्म ना करें बट उनकी ग्रोथ को कम कर दें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पेनिसिलिन, ऑल्फैक्सिन, अमीनोग्लूकोसाइड, ये ऐसे हैं, पेनिसिलिन जैसे हो गया, ये ऐसे होते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है तो पेनिसिलिन क्या करता है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको लेट अस सपोज एक कट लग जाता है, कट लग जाता है, वहाँ पे क्या होता है, जो फंगल इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाती है, जख्म पे जो है वो गंदगी होना शुरू हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है, अगर आपको याद होगा आज से, अगर आप बचपन में बहुत सारे बच्चों को चोट लगती है तो वहाँ पे डॉक्टर एक पाउडर होता है पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन का पाउडर फॉर्म में होता है, उसको ऊपर रख देता है, जिसकी वजह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो जख्म है, जो वाउंड है, वो इजिली जो है वो क्योर हो जाता है, रिकवर हो जाता है। लेकिन जो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं वो क्या करते हैं, जस्ट इनका जो इफेक्ट है उसको रोकते हैं, जस्ट उनके इफेक्ट को रोकते हैं, किल नहीं करते। जैसे क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल आप मेजॉरिटी जो ड्रग्स होते हैं उसमें देखते हो, अगर आप इसमें देखो एलर्जी की टेबलेट देख लो, पैरासीटामोल देख लो, उसमें भी क्लोरमफेनिकोल का साल्ट प्रेजेंट होता है, बिकॉज ये जो होते हैं ये इनहिबिटरी इफेक्ट करते हैं, ये किल नहीं करते माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो एंटीबायोटिक दो टाइप के होके, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरियोसाइडल आगे वो जो माइक्रोब्स को खत्म कर दें, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स का मतलब हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको वो खत्म कर दे, दैट आर कॉल्ड बैक्टीरियोसाइडल। और जो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक दे उनको बोलेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक। तो एंटीबायोटिक की दो टाइप्स आ गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरियोसाइडल कौन से होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दे, जड़ से खत्म कर दे, दैट आर कॉल्ड बैक्टीरियोसाइडल। और बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, तो ये होता है कि ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, उनके इफेक्ट को रोक देता है। एरिथ्रोमाइसिन, और भी होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, सुफ्रामाइसिन, ये ऐसे होते हैं जो सिर्फ इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए काम आते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियोसाइडल है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक था जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया, इसको जिसने डिस्कवर किया दैट वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगर आप जेके बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार पूछा होता है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और दूसरा इसके बारे में पूछा होता है, पेनिसिलिन इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये याद रखना, नैरो स्पेक्ट्रम, दो वर्ड होते हैं, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो गया जो स्मॉल, जिसका इफेक्ट एक कन्फाइंड हो, मतलब जिसका इफेक्ट एक रिस्ट्रिक्टेड हो। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो गया जिसका इफेक्ट जो है वो वाइड स्प्रेड हो, वाइड स्प्रेड। देखो मैं आपको दो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जेके बोर्ड के पॉइंट से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन के बारे में पूछा जाए तो आपने लिखना है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और अगर क्लोरमफेनिकोल पूछा जाए, अगर आपको क्लोरमफेनिकोल पूछा जाता है तो वो कौन सा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो क्लोरमफेनिकोल है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और पेनिसिलिन जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, क्योंकि पेनिसिलिन को आप सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल करने के लिए ही यूज़ करते हो। लेकिन जो क्लोरमफेनिकोल है वो ऐसा ड्रग है जो मोस्टली बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है। अगर आप एलर्जी की टेबलेट देखो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है, अगर आप पैरासीटामोल की टेबलेट देखो जो न्यू टेबलेट्स हैं उसमें वो भी यूज़ किया जाता है, अगर आप सरदर्द की टेबलेट देखो वहाँ पे भी क्लोरमफेनिकोल को मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो क्लोरमफेनिकोल जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, लेकिन पेनिसिलिन जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब यहाँ से पेनिसिलिन के दो जो है मॉडिफिकेशन की गई हैं, वन इज एम्पिसिलिन, अदर इज एमोक्सिलिन। एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिलिन ये दोनों क्या है, एंटीबायोटिक, दोनों क्या है, एंटीबायोटिक। अगर किसी जैसे आप देखो ये चैप्टर ऐसा है जो आप डेली लाइफ में करते हैं, इसलिए इसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो एमोक्सिलिन, जब किसी को जुकाम हो जाता है हम क्या करते हैं, डी कोल्ड ले लेते हैं। डी कोल्ड क्या करता है, जहाँ आप ले लेते हो डी कोल्ड, जी कोल्ड, कुछ भी ले लेते हो, तो उससे क्या होता है, जो आपका जुकाम है वो रुक जाता है। लेकिन जो एमोक्सिलिन है उसको एंटीबायोटिक को साथ में लिया जाता है, सो दैट जो उसमें इन्फेक्शन है वो उसको जड़ से खत्म करते हैं। एंटीबायोटिक का काम है उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसको किल कर देना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना। लेकिन डी कोल्ड का काम क्या है, सिर्फ उसको रिटार्ड करना, उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करना। तो ये क्या है, एमोक्सिलिन हो चाहे एम्पिसिलिन हो, ये किस लिए यूज आते हैं, ये आते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक।
नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया एक कन्फाइंड प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर क्लोरामफेनिकोल की यूज़ करो वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो यहाँ से आपके दो ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, पेनिसिलिन इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, क्लोरामफेनिकोल इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वन, पेनिसिलिन इज नॉट सूटेबल टू ऑल द पर्सन एंड सम पर्सन एलर्जिक टू इज। कहता है पेनिसिलिन जो है, मैंने आपको पहले ही बताया नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये हर एक पर्सन को नहीं दे सकते क्योंकि कुछ पर्सन जो होते हैं वो इसके एलर्जिक होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इट इज असेंशियल टू टेस्ट द पेशेंट फॉर सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन बिफोर इट इज एडमिनिस्टर्ड। कहता है इसलिए जिस पर्सन को पेनिसिलिन आपने पेनिसिलिन इंजेक्शन की फॉर्म में भी इंजेक्ट कर सकते हो, पाउडर की फॉर्म में ऊपर रब भी कर सकते हो। तो कहता है कि अगर किसी पर्सन को पेनिसिलिन आपको लगाना है तो उसको पहले उसका टेस्ट करना पड़ेगा वेदर ही इज सेंसिटिव टू एलर्जिक और नॉट, मतलब क्या वो एलर्जी के लिए सेंसिटिव है। अगर सेंसिटिव है तो पेनिसिलिन नहीं देंगे, लेकिन अगर एलर्जिक नहीं है तो आप पेनिसिलिन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, इन इंडिया पेनिसिलिन, अब मैं पेनिसिलिन के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। इन इंडिया पेनिसिलिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन पिंपरी एंड ऋषिकेश। पेनिसिलिन जो है कहाँ पर बनाया जाता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसको पहले उत्तरांचल बोलते थे, इसकी कैपिटल देहरादून है। तो उत्तराखंड जो है उसके दो रीजन है, पिंपरी एंड ऋषिकेश, वहां पे पेनिसिलिन को मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर कॉल्ड एंटीबायोटिक विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहता है कि ब्रॉड, अब पहले हमने नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात की कि वो सिर्फ कन्फाइंड रीजन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक हो गए जो इफेक्टिव हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब वो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है। क्लोरामफेनिकोल मैंने अभी आपको बता दिया, गिवन इन केस ऑफ टाइफाइड। जैसे क्लोरामफेनिकोल है, इसको टाइफाइड में भी दे सकते हैं, डाइसेंट्री में भी, इवन फीवर में भी, ऑल्फैक्सिन भी, ये भी एक एंटीबायोटिक है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो कहता है कि ये ऐसे एंटीबायोटिक हैं जिनको नंबर ऑफ डिजीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेनिसिलिन जैसे ये हो गए, ये सिर्फ कुछ कन्फाइंड जो डिजीज़ होंगी वहीं पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक। देखो पहले हमने बात की एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वो सबस्टांस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोक देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, जहाँ तो उनको किल करके, जहाँ तो उनको स्टॉप करके। अब एंटीसेप्टिक की अगर बात करें, ये ऐसे केमिकल सबस्टांसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, हालांकि ये भी ग्रोथ को रोकते हैं, लेकिन इनको क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक होते हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं, उनको खाकर जो है वो मतलब डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन जो एंटीसेप्टिक होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सिर्फ स्किन के ऊपर या लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे किसी को कट लग जाता है, किसी को बाउंड लग जाता है, जो तो एंटीसेप्टिक क्रीम, जैसे आप तो आजकल अगर आप डेली लाइफ में देखो, सर्दियों में मेजॉरिटी की जो स्किन होती है वो फटना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे आप डेली लाइफ में, अगर आप डेली लाइफ में देखो तो बोरोप्लस हो गया, ये ऐसी क्रीम्स होती हैं जिनको आप अप्लाई कर देते हो कि मतलब जो ड्राई स्किन को नहीं रहने देती। तो ये स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, इनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स। जो स्किन के आउटर मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाएंगे देन इट इज एंटीसेप्टिक। अगर बॉडी के अंदर जाके कंज्यूम करेंगे देन दीज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक कहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं? वाउंड्स, कट्स, अल्सर्स एंड स्किन डिजीज। मतलब स्किन की जब भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक यूज़ किए जाएंगे। कहीं जख्म हो जाता है, कहीं कट लग जाता है, कहीं अल्सर हो जाते हैं, देन स्किन डिजीजेज, तो एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे फ्यूरासिन हो गया, सुफ्रामाइसिन हो गया, ये ऐसी कुछ क्रीम्स है जो एंटीसेप्टिक काम करती है। इवन आप देखते हो डेली लाइफ में आप डेटोल को यूज़ करते हो। हम जब भी नहाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डेटोल को उसके बीच में, वाटर के बीच में डाल देते हैं सो दैट एंटीसेप्टिक एक्ट करे। अगर हमारे ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन के ऊपर डिपॉजिट है तो वो उसको किल कर दे, खत्म कर दे। जैसे अभी मैं आपको डिटोल की एग्जाम्पल देता हूँ। डिटोल जो है वो मिक्सचर है किसका? क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनोल। तो इसके बीच में जो मिक्सचर है दिस इज कॉल्ड क्लोरोजाइनोल। देखो होता क्या है, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर OH लगा है, तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा, ओल लिखा है तो मतलब इसके बीच में OH ग्रुप होगा। जाइलिन क्या होता है, जाइलिन के बीच में CH3 ग्रुप होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, CH3 2 ग्रुप होते हैं, तो ये दोनों जुड़े तो साथ में क्लोरीन, दिस इज कॉल्ड क्लोरोजाइलिनोल। और दूसरा है टर्पिनोल। टर्पिनोल जो होता है उसमें क्या होता है, रिंग होती है 6 मेंबर, लेकिन उसमें एक डबल बॉन्ड होता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब आप 12th क्लास में पढ़ रहे होते हो तो आपको इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक सेक्शन इतना स्टार्ट नहीं हुआ होता।
तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में चले जाओगे, ड्रग केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट बैठ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, डिटोल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनोल। नेक्स्ट वन, बाइथायोनोल is added to soaps to impart antiseptic property to reduce odor produced by bacterial organic। देखो कुछ जो सोप्स होते हैं आप डेली लाइफ में, देखो ऐसा है कि हम डेली लाइफ में देख रहे हैं कुछ सोप्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, और उनसे क्या होता है, अगर जैसे आप इसको लाइफ बॉय देख लो, आपकी स्किन से जितनी चाहे मर्जी स्मेल आ रही होगी, आप लाइफ बॉय से नहाते हो तो उसके बाद स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाता है, स्मेल जो है वो खत्म हो जाता है। स्मेल क्यों खत्म हो जाता है? बिकॉज लाइफ बॉय जो होता है, जब कोई भी सोप है जिसके बीच में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होंगी, वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वॉश आउट कर देता है, वहाँ से साफ कर देता है। जब वो वहाँ से साफ हो जाएंगी तो वो उसकी जो ऑर्डर है, जो उसकी स्मेल है, वो प्रोड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट वन, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? आयोडीन का सोल्यूशन बनाना है अल्कोहल में, मतलब आयोडीन डालना आपने 2 से 3 ड्रॉप, और बाकी 100 ड्रॉप्स किसके होने चाहिए, अल्कोहल के। तो इसको भी एंटीसेप्टिक फॉर बाउंड्स के लिए, जब किसी को चोट लग जाए तो पहले अगर जख्म को साफ करने के लिए देखिए, वहाँ पे भी आयोडीन को यूज़ किया जाता है। आइडोफॉर्म हो गया, आइडोफॉर्म को भी एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। बोरिक एसिड इन डिल्यूट, बोरिक एसिड को भी यूज़ किया जाता है। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो आपको पता होना चाहिए एंटीसेप्टिक एक्ट करते हैं। ये आइडोफॉर्म तो आपने देखा होगा, आइडोफॉर्म जब भी किसी को चोट लग जाती है तो आइडोफॉर्म एक सोल्यूशन होता है, इसको मतलब एक ऊपर लगाया जाता है। सोल्यूशन क्या आप बोल सकते हो, आप इसको पेस्ट टाइप बोल सकते हो। तो ये ऊपर लगाया जाता है सो दैट इसके बीच में से जितने भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल किया जाए। नेक्स्ट वन, डिसइंफेक्टेंट। अब देखो मैंने आपको बहुत बार बोला कि केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका मीनिंग जो है वर्ड में ही होता है। डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्टेंट हो गया जो इन्फेक्शन फैलाए, डिसइंफेक्टेंट हो गया जो इन्फेक्शन को रोके। तो डिसइंफेक्टेंट वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। नॉट सेफ टू अप्लाई टू लिविंग टिश्यूज, कहता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं जो सेफ नहीं होते लिविंग टिश्यूज के लिए, लिविंग टिश्यूज के लिए। तो ये क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट आप मोस्टली यहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जब हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम हो, इंस्ट्रूमेंट हो। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, अगर आप हॉस्पिटल में जैसे अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप हॉस्पिटल में डिसइंफेक्टेंट का मोस्टली यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, फर्श के ऊपर, जैसे आप लाइजोल घर में यूज़ करते हो, हार्पिक यूज़ करते हो, उसमें क्या है, डिसइंफेक्टेंट होते हैं। इसमें थोड़ी सी अमाउंट में जो है वो सोल्यूशन डाला जाता है, क्लोरीन होता है मेजॉरिटी टाइम। तो ये क्या करता है, उसको साफ कर देता है, इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता, जर्म्स को फैलने नहीं देता। तो डिसइंफेक्टेंट क्या हो गया, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करें, एट होम भी यूज़ करते हैं, एट प्रोफेशनल प्लेसेस पे भी यूज़ कर सकते हो। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट आर 1% फिनोल, फिनोल को भी यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट, एंड इन लोअर कंसंट्रेशन इट एक्ट एज एंटीसेप्टिक। देखो क्या बोलता है, कहता है अगर 1% फिनोल का सोल्यूशन लेते हो तो वो डिसइंफेक्टेंट होगा, मतलब 1% हो गया कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर आप 0.2% सोल्यूशन लेते हो तो वो एंटीसेप्टिक एक्ट करता है, क्योंकि फिनोल अगर आप 1% लेके किसी वाउंड पे लगा देते हो तो आपकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। बिकॉज जो फिनोल होता है उसके जो है वो इफ़ेक्ट ही ऐसे होते हैं, वो मतलब एक आप समझ सकते हो कि जो एंटीसेप्टिक अगर उसको यूज़ करना है तो उसकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, सो दैट उसमें जलन ना हो। तो अगर आप इसकी कंसंट्रेशन हाई लेते हो तो वो जलन के कारण जो है पर्सन पेनफुल जो है वो फील कर सकता है। नेक्स्ट वन, 0.2 to 0.4 ppm aqueous solution of chlorine is used for sterilization of water to make it fit for drinking purpose। अगर आप देखो हमारी जो आप वाटर टैंक होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, इवन हॉस्पिटल वगैरह में, वहाँ पे क्या किया जाता है, क्लोरीन की टेबलेट उसमें डाल दी जाती है। इवन हम घर पे भी यूज़ करते हैं, जब हमारे टैंक्स होते हैं, जो बाथरूम के लिए टैंक होते हैं, उसमें जब स्मेल आना शुरू हो जाए तो हम उसके लिए क्या करते हैं, क्लोरीन की टेबलेट डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उसमें स्मेल खत्म हो जाती है और वाटर जो है वो स्टरलाइज रहता है, साफ रहता है। नेक्स्ट वन, SO2 एट मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एट वेरी लो कंसंट्रेशन एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। सल्फर डाइऑक्साइड जो है लो कंसंट्रेशन पे इसको क्या डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड इन डिसइंफेक्टिंग रूम एंड ऑपरेशन गैसियस थिएटर फॉर्म्स इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। फॉर्मेल्डिहाइड को भी यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए। मोस्टली आप जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेलिन भी होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आपके बायोलॉजिकल स्पेसिमन होते हैं, उनको जब आप देखते हैं, जैसे क्रैब हो गया, लिजर्ड हो गया, ये आपको बायोलॉजी की लैब में जब आप इसको प्रिजर्व करते के रखते हैं तो इसमें जो सोल्यूशन होता है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेलिन, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेलिन। तो ये क्या करता है, वहाँ पे उसको
ख़राब नहीं होने देता, तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड को डिसइंफेक्टेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। देखो एंटी मीन्स हो गया अपोज, फर्टिलिटी हो गया फर्टाइल होना, फर्टाइल का मतलब हो गया जैसे न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करना, प्रेग्नेंट होना, दैट इज कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो आजकल के दौर में आप देख रहे हो जैसा कि आज क्या है कि आज का मॉडर्न एज है, तो आज जो मॉडर्न पीरियड में क्या हो रहा है, जो सारे के सारे आज वर्किंग, आप अगर लेडीज़ की बात करें तो वो भी वर्किंग है, तो क्या है कि कुछ जो लेडीज़ होती हैं वो अभी वर्किंग होती हैं, या किसी को कैरियर में अपनी अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को यूज़ किया जाता है सो दैट जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। तो ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करके रखते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनको इंजेस्ट किया जाता है, ओरल मीन्स इसको खाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। एंड दे बिलोंग टू क्लास ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट कॉल्ड स्टीरॉइड्स, और इनको नेचुरल प्रोडक्ट की क्लास में आता है जिसको बोलते हैं स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड जब भी कोई पर्सन लेता है तो उसके ऊपर यही इफेक्ट पड़ता है कि ही सडनली ही स्टार्ट लूजिंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। वो अपनी जो जनरेशन है आगे उसको प्रोड्यूस करने में असक्षम हो जाता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स मीन्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गया जो बच्चे को प्रोड्यूस ना करना हो, वैसे पिल्स को, उसके बीच में क्या होता है, कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स। तो इसके बीच में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो डेरिवेटिव्स होते हैं। नॉर एथिनिड्रोन इज यूज्ड एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो ये भी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में यूज़ कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स वो होते हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको और भी पढ़ सकते हैं आप, जब आप इसके बारे में कॉन्ट्रासेप्टिक्स हो गए, या आप मोस्टली जो ऐसे ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको सिर्फ क्या है कि जब आप अगर मैं जेके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर यूज टू डैश। तो आपको वहाँ पे लिखना टू कंट्रोल प्रेगनेंसी या टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, दैट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। नेक्स्ट वन इज केमिकल इन फूड्स। अब बात कर रहे हैं कि एवरीडे लाइफ में केमिस्ट जो है केमिकल्स फूड में क्यों यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं आपको बात करूं, सबसे पहले आ गया आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट अगर मैं बात करूं, आजकल जो पहले क्या होता था, हम शुगर को अप्लाई करते थे खाने में, बिकॉज शुगर के जो है वो जो है स्वीट होती है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, शुगर की प्लेस पे हम स्वीटनिंग एजेंट को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ये इनकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, और इनकी जो स्वीटनिंग पावर है वो भी शुगर से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स क्या होती है ज़्यादा। अगर मैं पहली बात करूँ सुक्रोज जिसको आप शुगर बोलते हो, एंड फ्रक्टोज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड एज नेचुरल स्वीटनर्स। कहता है इनको क्या यूज़ किया जाता है, नेचुरल स्वीटनर्स। बट दीज ऐड टू अवर कैलोरी। कैलोरी का मतलब हो गया एनर्जी, मतलब ये हमारी एनर्जी में ऐड हो जाता है। एंड प्रमोट टूथ डिके। अब आप देखते हैं जैसे कोई छोटे बच्चों को हम बोलते हैं चॉकलेट नहीं खाना है, क्यों, टॉफ़ी नहीं खानी है, कैंडीज़ नहीं खानी है, बिकॉज ये क्या करते हैं, टूथ डिके कर देते हैं। अब टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लैब आर नोन टू हैव मैनी मोर टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर। केन शुगर हो गया जो आपकी ये, आप जिसको ये बोलते हो गुड़ बोल सकते हो, जो आप शुगर केन से जो प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ केन शुगर। तो कहता है कि जो हम सिंथेसाइज करते हैं लैब में, उनकी जो स्वीटनिंग पावर है दैट इज़ 100 टाइम्स, मतलब मैनी टाइम्स जो है वो स्वीट होते हैं एज कम्पेयर टू केन शुगर। सच कंपाउंड्स आर नोन एज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। कहता है ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बोलते हैं। सम इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर, कहता है कुछ ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम डिस्कस करेंगे अब। नंबर 1 सैक्रीन। सैक्रीन जो है वो मोस्टली यहाँ पे भी यूज़ की जाती है। आप देख लो अगर कि जो हलवाई की दुकान होती है, स्वीट शॉप्स होती हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा शुगर को यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज शुगर इज़ हाईली कॉस्टली, एंड इंस्टेड ऑफ शुगर दे यूज़ अ सैक्रीन। सैक्रीन का नाम होता है ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। तो ये एक पावरफुल आर्टिफिशियल स्वीटनर है और 550 टाइम्स मोर स्वीटर देन केन शुगर। मतलब अगर आप चीनी को एक साइड पे ले रहे हो, एक साइड पे सैक्रीन को ले रहे हो, तो सैक्रीन जो है वो अगर आप शुगर को 1 ग्राम ले रहे हो तो आपको सैक्रीन 1/550, मतलब आपको उसका 550वां हिस्सा यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये पानी में जो है वो डिजॉल्व नहीं होती, एंड इज सोल्ड इन मार्केट एज इट्स सॉल्युबल और कैल्शियम साल्ट। तो इसको
मार्केट में बेचा जाता है इन इस सॉल्युबल और कैल्शियम साल्ट, मतलब इसको इसके साल्ट की फॉर्म में या फिर सॉल्युबल फॉर्म में बेचा जाता है। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, एक्सक्रीटेड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इन यूरिन। कहता है जैसे ही हम इसको जैसा हम इसको इंजेस्ट करते हैं वैसा ही ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। इट्स यूज इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर डायबिटिक पर्सन। अब देखो डायबिटिक पर्सन क्या होता है, उसको शुगर का इंटेक रिस्ट्रिक्ट किया गया होता है, बिकॉज अगर वो शुगर लेगा तो शुगर उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन डायबिटिक पर्सन जो होता है उसके अंदर अगर शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ही में सफ़र फ्रॉम हार्ट अटैक और सम अदर सर्कमस्टांसिस, जैसे आप बोलते हो वाउंड्स नहीं आएंगे, उसको जख्म नहीं आते हैं शुगर पेशेंट को, तो ये वहाँ पे इफेक्ट करेगा। तो लेकिन अगर हम इसकी जगह पे सेक्रीन को यूज़ करें, सेक्रीन भी मीठा ही होगा, उसको टेस्ट के लिए वेल है, लेकिन वो क्या करेगा, बॉडी में जो होगा वो कंज्यूम नहीं होगा, वो एज सच यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। पीपल हु नीड टू टेक कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरी, मतलब जो पर्सन कंट्रोल करना चाहते हैं शुगर को, और लेकिन कुछ पर्सन होते हैं जो मतलब शुगर को डॉक्टर उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपको शुगर है, डायबिटिक है, तो आपको शुगर नहीं खानी है, लेकिन फिर भी उनको टेस्ट के लिए खाना पड़ता है, तो वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं, सो दैट ये जैसे ही आप कंज्यूम करोगे वैसे ही ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है सेक्रीन का। तो है क्या, बेंजीन के साथ, देखो बेंजीन सल्फामाइड है, तो बेंजीन है उसके साथ SO2 हो गया सल्फा एंड एमाइड NH, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो देखने बेटी ये बन जाएगा बेंजीन बेंजो सल्फामाइड। तो इसका अगर साल्ट लेंगे H को रिप्लेस कर दो Na के साथ, दिस इज कॉल्ड सोडियम साल्ट ऑफ सेक्रीन। तो नेक्स्ट वन इज एस्पार्टेम, ये भी एक क्या है, स्वीटनर एजेंट है। इट इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाईपेप्टाइड डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल एनिलीन एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो मिथाइल एस्टर, तो बिकॉज एस्टर है इसकी, आप अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओ, एसिड है इसकी, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे एस्टर बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे एस्पार्टिम। इसको न्यूट्रा स्वीट भी बोलते हैं, इसको न्यूट्रा स्वीट भी बोलते हैं। इट डीकम्पोजेज एट बेकिंग और कुकिंग टेम्परेचर एंड हैंस ओनली यूज इन कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। कहता है कि ये जो चीज़ है, ये अगर इसको गर्म करेंगे ये डीकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन इसलिए इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड फूड, मतलब ऐसे फूड में यूज़ किया जाएगा जहाँ पे इसको कोल्डर लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। एस्पार्टेम हैज सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज एज शुगर, इसके बीच में भी जितनी कैलोरी, जो शुगर के बीच में जितनी कैलोरी होती है इतनी ही एस्पार्टेम में होती है। एस्पार्टेम शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिजीज सच एज फिनाइल कीटोन यूरिया, because in such people decomposition of aspartame gives phenyl pyruvic acid. Accumulation phenyl pyruvic acid is harmful especially। कहता है कि इसको जो है वो जेनेटिक, जिसको पर्सन को जेनेटिक डिजीज हो उसको नहीं दिया जाता, बिकॉज ये क्या करता है, डीकम्पोजिशन जो एस्पार्टेम की होती है वो क्या बनाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड। तो फिनाइल पायरुविक एसिड जो होता है वो इन्फेंट्स में क्या करता है, ब्रेन डैमेज कर सकता है या मेंटल डिटार्डेशन कर देता है। नेक्स्ट वन इज एलिटेम। एलिटेम क्या होता है, ये भी एक सिमिलर है एस्टेम की तरह। एलिटेम क्या है, सिमिलर है एस्टेम की तरह, लेकिन स्टेबल होता है एस्टेम से। एस्टेम जो है डीकम्पोज हो जाता है जैसे हीट करेंगे, लेकिन ये 2000 टाइम्स स्वीटनर होता है सुक्रोज। सुक्रोज मीन जो आपकी शुगर, कॉमन शुगर जिसको आप बोलते हो। तो इसको मेन प्रॉब्लम इसके लिए क्या है, is control of sweetness of substance to which it is added because it is high potency। तो इसको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि किस सब्सटेंस में ऐड कर रहे हैं, बिकॉज इसके बीच में जो स्वीटनिंग एजेंट है, स्वीटनिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसके लिए क्या है, अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते तो मैं इसके लिए प्रेफर करूंगा कि आप क्या करो, सिर्फ ये पढ़ लो कि इसका स्वीटनिंग एजेंट कौन कौन से हैं। जो मोस्टली इसके लिए क्या कर सकते हो, जेके बोर्ड वाले बच्चों के लिए आप सेक्रीन के बारे में पढ़ लो, एस्पार्टेम के बारे में पढ़ लो, एलिटेम के बारे में पढ़ लो, दैट इज़ इनफ। बिकॉज सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। और जो सुक्रोज होती है वो 550 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होती है सुक्रोज से, जो एंड एलिटेम जो है वो 2000 टाइम्स ज़्यादा होती है। एंड सुक्रोलोज, तो इसके बीच में जो ऑब्जेक्टिव लास्ट टाइम जो डिस्कस किया, लास्ट टाइम पेपर में जो ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, दैट इज सुक्रेलोज इज डैश डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। तो आपको पता होना चाहिए ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, दैट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव। इसका टेस्ट भी शुगर की तरह होता है और ये 600 टाइम्स स्वीटर एज सुक्रोज, मतलब सुक्रोज से 600 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होता है। इट नाइदर प्रोवाइड कैलोरी नॉर इट काजेज टूथ डिके। कहता है ये ना ही कैलोरी प्रोवाइड करता है ना ही टूथ डिके होता है। नेक्स्ट इज साइक्लामेट
इट इज़ नाइट्रोजन साइक्लोहेक्साइल सल्फामेट, इसके आगे बताऊंगा मैं। इट इज़ 20 टाइम्स स्वीटर देन। देखो जब भी हम कंपेयर करते हैं शुगर के साथ कंपेयर करते हैं, जो सुक्रोज जो आपका सैक्रीन था वो 550 टाइम था, एलिटेम 2000 टाइम, सुक्रोलोज जो है वो 600 टाइम्स, एंड साइक्लोमेट जो है 20 टाइम्स स्वीटर है शुगर से। एंड लास्ट वन हम बात करेंगे अभी फूड प्रिजर्वेटिव। अब देखो केमिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं केमिस्ट्री का रोल क्या है, देखो जैसे मैं आपको अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं इसके बारे में, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी फूड की डिमांड बढ़ती गई, लेकिन जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता गया फूड की क्वांटिटी तो ऑलरेडी बढ़ रही थी, लेकिन क्वालिटी भी, जैसे अब हमारा रहन सहन अच्छा हो गया तो क्या होता है कि क्वालिटी भी अच्छी चाहिए होती है। तो उसके लिए क्या है कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को यूज़ किया जाता है क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, और अगर आप क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं हाई वैरायटी सीड को यूज़ कर सकते हैं। अब जब हमारे पास फूड बन गया, बहुत ज़्यादा हमने फूड स्टोर कर लिया है, अब कंडीशन ये आती है कि इसको हम प्रिजर्व करके रखें सो दैट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर सकें। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल देखते हो उसमें लिखा होता है बेस्ट बिफोर 9 मंथ्स या बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, बिकॉज कि जो एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो आप उसको 9 मंथ के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हो। अगर आप जैम की बॉटल देखो वहाँ पे लिखा होता है बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स, तो वहाँ पे मतलब आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो। क्यों? बिकॉज माइक्रोब्स के जो एक्शन है वो उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर माइक्रोब्स एक्ट करेगा तो वो उसकी फर्मेंटेशन कर देगा, वो उसको खराब कर देगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम जो सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं दैट आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स का आज के मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है, बिकॉज आप अगर देखते हो पिकल, आप अगर अचार की बात देखते हो, अचार बनाते हो, अचार में आप तेल डाल देते हो, ऑयल डाल देते हो, क्यों? कि अचार जो है वो ख़राब ना हो। लेकिन अगर आप तेल नहीं डालोगे तो अचार क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज़ के बाद वो ख़राब होना, स्मेल आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके बीच में ऑयल रखते हो आप साल साल उसको यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स। आप तो डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो कहते हैं दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। कहता है कि होता क्या है फूड के ऊपर, अगर आप ब्रेड की एग्जांपल देखता हूँ, ब्रेड जो आप कॉमन यूज़ करते हो, ब्रेड में क्या होता है अगर आप उसके ऊपर डेट लिखी होती है कि 7 डेज़ के अंदर ये ख़राब हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर मोल्ड जो होते हैं, जीस्ट जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है। अगर आप एक हफ्ते पुरानी ब्रेड देखोगे उसके ऊपर ग्रीन जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर जो माइक्रोबियल की ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेड जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। एंड टू रिटेन द न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और इसके जो न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब इसके बीच में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टोर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव इंक्लूडिंग टेबल साल्ट। कहता है कि टेबल साल्ट, अगर आप देखो अचार को सेव करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ऑयल एंड साल्ट, सो दैट इसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुरब्बा होता है उसके लिए आप यूज़ करते हैं शुगर। वेजिटेबल ऑयल को यूज़ करते हो विनेगर, सिट्रिक एसिड, स्पाइसेस, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट तो आप देखते हो इसमें जो चिप्स होते हैं, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, जो आपके पैकेट में आते हैं, इसमें सोडियम बेंजोएट होता है और नाइट्रोजन गैस फिल की होती है इसमें। साल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ चीज़, बेक्ड फ्रूट, पिकल्स। तो क्या था सॉर्बिक एसिड के जो साल्ट है और प्रोपेनोइक एसिड के, इनको यूज़ किया जाता है मीट को, फिश को, इनको प्रिजर्व करने के लिए। तो ये आप यहाँ से पता चल सकता है। तो मोस्टली आपके जो जेके बोर्ड के लिए पेपर में आता है दैट इज सोडियम बेंजोएट, कि किस लिए यूज़ किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए दिस इज अ प्रिजर्वेटिव। तो सोडियम बेंजोएट इज मेटाबोलाइज्ड बाय कन्वर्जन इनटू हाइपोयूरिक एसिड। सोडियम बेंजोएट क्या कर सकता है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हाइपोयूरिक एसिड में, विच इज अल्टीमेटली यूरिन। इट इज़ यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एसिडिक फूड। तो इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक और एसिडिक फूड में। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, देखो एंटीऑक्सीडेंट भी यूज़ किए जाते हैं सो दैट ऑक्सीडेशन ना होने दे, लाइक BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन एंड BRA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोएनिजोल। तो यहाँ पे जो है BRA यहाँ पे BHA होगा, आप क्लियर कर लेना इसको, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड एंड हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की जो एब्सेंस कर देता है फूड में। क्योंकि जब भी देखो आप अगर आपने रेंसिडिटी पढ़ा होगा 10th क्लास में, रेंसिडिटी क्या है, जब फूड कोई भी स्पॉइलेज होना शुरू हो जाए, फूड के बीच में स्मेल आना शुरू हो जाए, तो फाउल तब प्रोड्यूस होता है जब वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है। तो जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं सो दैट फूड मटेरियल हमारे पास बचा रहे। तो ये था फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। तो इसमें जो हमने डिस्कस किया आज दैट वाज, सबसे पहले हमने डिस्कस किया एंटीबायोटिक, देन एंटीसेप्टिक्स, देन हमने उसके बाद में डिस्कस किया डिसइंफेक्टेंट्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स,
केमिकल सब्सटेंसेस जैसे स्वीटनिंग एजेंट्स, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया फूड प्रिजर्वेटिव। तो ये आपका सेकंड टॉपिक, सेकंड मॉड्यूल था, इसका सेकंड वीडियो था केमिस्ट्री इन एक्शन के बारे में। और जो रह गए हैं टॉपिक वो मैं आपको थर्ड वीडियो में पढ़ाऊँगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है तो आप मेरे को बेहिचक पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरी को क्लियर करूँगा। थैंक यू।